दिव्या ने जैसे ही कार रोकी 10-12 बच्चे दीदी आ गई चिल्लाते हुए उसकी कार के पास आकर खड़े हुए। दिव्या मुस्कुराते हुए कार से उतरी और बोली, ऐ किसना, इधर तो आ बच्चे। और माधव तू भी आ, ले ये सामान, ले जाकर जरा उस पेड़ के चबूतरे पर तो रख दे। दिव्या ने जैसे ही कार रोकी 10-12 बच्चे दीदी आ गई चिल्लाते हुए उसकी कार के पास आकर खड़े हुए। दिव्या मुस्कुराते हुए कार से उतरी और बोली, ऐ किसना, इधर तो आ बच्चे। और माधव तू भी आ, ले ये सामान। दिव्या ने जैसे ही कार रोकी 10-12 बच्चे दीदी आ गई चिल्लाते हुए उसकी कार के पास आकर खड़े हुए। दिव्या मुस्कुराते हुए कार से उतरी और बोली, ऐ किसना, इधर तो आ बच्चे। और माधव तू भी आ, ले ये सामान, ले जाकर जरा उस पेड़ के चबूतरे पर तो रख दे। दिव्या की इतनी बात सुनते ही किसना और माधव के साथ साथ बाकी बच्चे भी कार से 5-6 बैग उतारकर नीम के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर रखाए। दिव्या वहां तक पहुंचती उससे पहले ही एक घर से एक बूढ़ी औरत हाथों में पानी का गिलास लाते हुए बोली, आ गई बिटिया, ले पहले ठंडा पानी पी ले, गर्मी तो बला की पड़ रही है। दिव्या ने हंसते हुए कहा, हाँ काकी, गर्मी तो बहुत हो रही है। और उसने काकी के हाथों से पानी का गिलास लेकर गटागट पी लिया। पानी पीकर दिव्या बोली, काकी मजे आ गए ये पानी पीकर तो। मटके की सौंधी सौंधी खुशबू तो दिल के भीतर तक उतरकर रूह तक को तृप्त कराई। काकी हंसते हुए बोली, हाँ बिटिया, हमारे यहाँ तो यही पानी है, वो क्या कहते हैं उसे, फ्रिज, ऊना है हमारे यहाँ। दिव्या मुस्कुराते हुए पेड़ की ओर बढ़ गई और काकी वापस अपने घर में चली गईं। इतनी देर में कल्याणी अपने घर से एक कुर्सी ले आई और उसे झाड़ पोंछ कर दिव्या के बैठने के लिए तैयार कर दिया। ये सब देखकर दिव्या ने कल्याणी को अपने पास बुलाकर कहा, कल्याणी तेरी माँ को बुला तू जरा। कल्याणी बोली, दीदी माँ आपके लिए पकौड़े बनाकर लाती ही होंगी अभी। तभी दिव्या को कल्याणी की माँ सावित्री एक हाथ में पकौड़े और दूसरी हाथ में चाय लाती दिखी। दिव्या ने उठकर कहा, क्या भाभी, आते के साथ ही भगाने का इरादा है क्या? और हाँ भाभी, आप यहीं बैठो, आप और सारे बच्चों के साथ मिलकर ये पकौड़े खाएंगे। सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, दीदी जी आप बच्चों के साथ खाइए, तब तक मैं थोड़े और बनाकर लाती हूँ। दिव्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं भाभी यही बहुत है। और फिर सबने हंसते हंसते पकौड़े खाए। अब सावित्री ने दिव्या से कहा, दीदी जी हमारी कल्याणी बहुत चतुर है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। दिव्या ने कहा, हाँ भाभी, मैंने भी देखा है कि कल्याणी की बुद्धि तेज है, ये जरूर कुछ बनकर दिखाएगी। सावित्री चली गई और दिव्या ने एक बैग खोला। तब तक सारे बच्चे दरी पर बैठ चुके थे। दिव्या ने बैग से कपड़े निकालते हुए एक एक बच्चे को बुलाकर उन्हें कपड़े देते हुए कहा, देखो बेटा, ये आपके नए कपड़े हैं, सबके एक जैसे। तो कल से जब मैं यहाँ आऊंगी आप सब मुझे इन्हीं कपड़ों में मिलने चाहिए। कपड़े पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए। अब दिव्या ने दूसरे बैग में से कुछ बैग्स निकालकर सब बच्चों को दिए। तीसरे बैग में से कुछ किताबें, कापियां और पेन निकालकर जब उसने बच्चों को दिए तो सारे बच्चे एक साथ बोल पड़े, थैंक यू दीदी। दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, तो बच्चों अब कुछ पढ़ाई भी कर ली जाए। बच्चे उत्सुकता से दिव्या की ओर देखने लगे। दिव्या ने पहले उन्हें 1 से 10 तक गिनतियां सिखाईं, फिर कुछ क ख ग घ का ज्ञान दिया। अभी तक 1 घंटा बीता था कि उसका फोन बज उठा। दिव्या ने देखा पापा का फोन है। उसने फोन उठाते ही कहा, हाँ पापा, आती हूँ, बस अभी थोड़ी देर में। और इतना कहकर वो फोन रखते हुए बच्चों से बोली, तो बच्चों कल मैं फिर इसी वक्त आऊंगी। आज जो पढ़ाया है अच्छे से याद करना। सब बच्चे संवेद स्वर में बोल पड़े, हाँ दीदी। तभी एक छोटे से बच्चे ने दिव्या का कुर्ता पकड़ते हुए कहा, दीदी मेरे को तो आपने कुछ भी नहीं दिया। दिव्या ने देखा एक 5-6 साल का प्यारा सा बच्चा था। दिव्या ने उसको गोद में उठाते हुए कहा, बेटा दीदी आपसे आज पहली बार मिली है ना, इसलिए आपके लिए कुछ नहीं ला पाई। कल पक्का आपको भी सब चीजें मिलेंगी। क्या नाम है बेटा आपका? बच्चे ने मासूमियत से कहा, दीदी मेरा नाम चुन्नू है। दिव्या हंस पड़ी और हंसते हंसते अपने बैग से चॉकलेट निकालकर चुन्नू को देते हुए बोली,
बेटा आज इससे काम चलाओ। चॉकलेट पाकर चुन्नू खुश हो गया। दिव्या ने सभी बच्चों को अपने साथ लाए, कुछ फल बांटे और कल फिर मिलने के वादे के साथ अपनी कार में बैठकर रुखसत हो गई। जैसे ही दिव्या घर पहुंची, उसने देखा उसके पापा तेजी से चहलकदमी करते हुए उसी का इंतजार कर रहे हैं। दिव्या के घर के अंदर घुसते ही वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, कहाँ गई थी आप? कितनी बार आपको समझाया है कि इस तरह दिन दिन भर घर से बाहर ना घूमा करें। कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल कीजिए। बोलिए, चुप क्यों हैं? कहाँ गई थी? दिव्या ने कहा, पापा आपको पता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑफिस के बाद हम विनायक कच्ची बस्ती में जाकर वहाँ उन मासूम बच्चों को पढ़ाएंगे जो स्कूल जाने से वंचित हैं। तो बस हम वहीं गए थे। दिव्या के पापा ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह दिव्या की ये बात सुनते ही आग बबूला हो उठे। वो फिर नाराजगी से बोले, दिव्या आप क्यों हमारी मजबूरी का फायदा उठाने पर आमादा हैं? आप जानती हैं हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपके कहने से हमने आपको नौकरी करने की इजाजत दे दी। क्या कमी है आपको? अरे इतनी बड़ी फैक्ट्री है हमारी, उसकी वारिस आप ही तो हैं। लेकिन आपको तो अपनी मनमर्जी करने का शौक है ना। नौकरी आप कर रही हैं ठीक है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, कल से आप उस कच्ची बस्ती में नहीं जाएंगी। दिव्या ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह बड़बड़ाते हुए कहने लगे, बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर जाती जा रही हैं आप। कितना मना किया था हमने आपकी माँ को कि इन गरीब झोपड़पट्टी वालों के प्रति इतनी हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। ये अपनी औकात दिखाई देते हैं। और फिर बोलते बोलते अचानक वो चुप हो गए। रामदीन को आवाज लगाते हुए बोले, रामदीन खाना बन गया क्या? रामदीन ने कहा, जी साहब खाना तैयार है, लगा दें आपका खाना? ठाकुर साहब कुछ सोचते हुए बोले, अभी दिव्या ऊपर से आ जाए तो हम उसके साथ ही खाना खाएंगे आज। रामदीन चुप हो गया। लगभग 40 मिनट बाद उन्होंने दिव्या को आवाज लगाते हुए कहा, दिव्या नीचे आ जाइए, हम आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। दिव्या ने कहा, जी पापा आते हैं अभी। और उसके 5 मिनट बाद ही दिव्या नीचे आ गई। रामदीन ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। दिव्या ने देखा आज माँ की पसंद की सारी चीजें बनी हैं। उसने अपनी प्लेट लगाई और रामदीन की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है काका, आज तो आपने सारी ही चीजें माँ की पसंद की बनाई हैं। रामदीन ने ठाकुर साहब की तरफ देखते हुए कहा, वो क्या है ना बिटिया, सॉरी मेम साहब, आज बड़ी मेम साहब का जन्मदिन है। आपको शायद याद नहीं है, लेकिन हम इस बात को कभी नहीं भूले और इसीलिए आज के दिन हम उनकी पसंद की सारी चीजें बना देते हैं। वो तो न जाने कहाँ होंगी। कहते कहते रामदीन की आंखें भर आईं, जिन्हें वो अपने अंगूछे से पोंछते हुए वहाँ से जाने लगा। तभी दिव्या ने रामदीन से कहा, रुकिए काका, आपको कितनी बार कहा कि हमें मेम साहब कहकर मत बुलाया करिए। और सुनिए काका, आज आप भी यहीं हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। रामदीन ने सक पकाते हुए ठाकुर साहब की तरफ कातर नजरों से देखते हुए कहा, ना मेम साहब आप खाइए, हम बाद में खा लेंगे। दिव्या ने भी आज जिद पकड़ ली और बोली, नहीं काका, आपको हमारी माँ की कसम, आज आपको हमारे साथ बैठकर ही खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो लीजिए हम भी खाना नहीं खाते। कहते कहते दिव्या कुर्सी छोड़कर खड़ी होने लगी। अब ठाकुर साहब की सहन शक्ति जवाब देने लगी। उन्होंने दिव्या को घूरते हुए कहा, ये क्या बचकानी जिद लेकर बैठी हैं आप? जब रामदीन ने कह दिया कि वो बाद में खा लेगा तो खा लेगा ना वो, आप चुपचाप खाना खाइए। दिव्या ने कहा, सॉरी पापा, आज तो हम काका के साथ ही खाना खाएंगे। अगर काका बाद में खाएंगे तो हम भी बाद में ही खा लेंगे। रामदीन सकुचाते हुए बोला, ऐसा मत करिए मेम साहब, आप खाना खा लीजिए। दिव्या बोली, देख लीजिए काका, हमने अपनी माँ की कसम दिलाई है आपको। अब रामदीन और कातर हो उठा, क्या करें क्या ना करें कि असमंजस भरी स्थिति में था। बोकी ठाकुर साहब की आवाज गूंजी, बैठो रामदीन, ये हमारे लाड़ प्यार में कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है, तुम बैठो और खाना खाओ। रामदीन ने चुपचाप अपनी प्लेट लगाई और खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद दिव्या ने ठाकुर साहब से कहा, पापा क्या आप हमें इस वक्त सिद्धि विनायक मंदिर लेकर चल सकते हैं? ठाकुर साहब ने कहा, ठीक है, तैयार हो जाइए, हम गाड़ी निकालते हैं। दिव्या ने अपने साथ कुछ फल और कुछ कपड़े रख लिए। मंदिर पहुंचकर उसने सबसे पहले गणपति बप्पा के दर्शन किए। उसके बाद मंदिर के बाहर बैठे कुछ लोगों को फल और कपड़े वितरित किए। ये सब काम करते हुए उसे अपार खुशी महसूस हो रही थी
और उधर ठाकुर साहब सोच रहे थे, हर बात में अपनी माँ की कॉपी हैं आप दिव्या। आपकी माँ भी इसी तरह अपना जन्मदिन मनाया करती थी। हम कितनी बार कहते थे कि कोई छोटी मोटी पार्टी कर ली जाए, लेकिन वो भी पूरी जिद्दी थी, कहाँ सुनती थी हमारी। कहती थी कम से कम एक दिन तो हमें किसी की सेवा करने का मौका दे दिया कीजिए आप। सोचते सोचते आंखें भर आईं ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह की। घर आकर दिव्या अपने कमरे में चली गई सोने के लिए और ठाकुर साहब अपने कमरे में। आज दिव्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। न जाने क्यों आज उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। माँ की एक धुंधली सी आकृति उसके जहन में थी। मात्र 6 वर्ष की उम्र में दिव्या को ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह ने बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला दिया था। उसे आज भी याद है वो माँ का आंचल पकड़कर कितना रोई थी। नहीं जाना चाहती थी वो बोर्डिंग स्कूल में, अपनी माँ के पास रहना था उसे। रोती हुई दिव्या को माँ ने भी अपने आंचल में छुपा लिया था। गुहार करने लगी थी वो भी ठाकुर साहब से कि दिव्या को उनसे दूर न भेजा जाए, लेकिन ठाकुर साहब ने किसी की एक नहीं सुनी और अंततः दिव्या को बोर्डिंग स्कूल जाना ही पड़ा। उसके बाद यदा कदा ही ठाकुर साहब दिव्या से मिलने आया करते थे। दिव्या को याद नहीं कभी माँ भी उससे मिलने बोर्डिंग स्कूल आई हो। छुट्टियों में जब दिव्या घर आई तो उसने देखा घर पर माँ नहीं है। ठाकुर साहब से जब उसने माँ के लिए पूछा, उनका सपाट सा जवाब था, आपकी माँ को अपनी मनमर्जी करनी थी, जो यहाँ ठाकुर खानदान की तौहीन थी, इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। दिव्या पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। ठाकुर साहब फैक्ट्री चले गए और दिव्या रामदीन के साथ घर पर अकेली रह गई। रामदीन तरह तरह से उसको बहलाता, लेकिन दिव्या ने उदासी का नकाब ओढ़ लिया। अब वो अक्सर अपने कमरे में ही अपना समय गुजारने लगी। ठाकुर साहब उसके लिए तरह तरह के उपहार लाते, लेकिन वो उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। उसे इंतजार था छुट्टियां खत्म होने का, ताकि वो वापस बोर्डिंग जा सके। यहाँ कोठी में उसका दम घुटता था। कॉलेज में आने पर ठाकुर साहब ने उसका दाखिला अपने शहर में ही करवा दिया। हालांकि दिव्या उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मन मारकर उसे अपने पिता के साथ रहना पड़ा। बीकॉम करने के बाद दिव्या ने एमबीए करने की ख्वाहिश जारी की, जिसे ठाकुर साहब ने खुशी खुशी मान लिया। पढ़ने में अव्वल रहने वाली दिव्या का कैंपस प्लेसमेंट हो गया। पुणे में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। दिव्या ने जब ये बात ठाकुर साहब को बताई तो ठाकुर साहब ने ऐतराज जताते हुए उससे कहा, दिव्या आपकी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, क्या जरूरत है आपको नौकरी करने की? नहीं, आप ये नौकरी नहीं करेंगी। दिव्या ने भी जिद ठान ली कि उसे ये नौकरी करनी है, मतलब करनी है। और अंततः ठाकुर साहब को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और दिव्या वो नौकरी करने लगी। अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब उसने कुछ समाज सेवा का काम भी शुरू कर दिया था। ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह को भी नींद नहीं आ रही थी। आज दिव्या के तो तेवर उन्होंने देखे थे, उससे उन्हें अपनी पत्नी दामिनी की याद हो आई। वो भी इसी तरह बगावत पर उतर आई थी और अंततः उन्हें ठाकुर साहब की जिंदगी से दूर जाना पड़ा। उन्हें याद आया वो दिन जब कोर्ट में उनके तलाक को मंजूरी मिली थी। उस वक्त दामिनी ने उनसे हाथ जोड़कर दिव्या को मांगा था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए कि आपके खुद के खाने पीने के लाले हैं, आप कहाँ दिव्या की देखभाल कर पाएंगी। और दामिनी रोती बिलखती चली गई। एक बार जब दामिनी ने बोर्डिंग स्कूल में दिव्या से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने वार्डन को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि दिव्या से दामिनी को न मिलने दिया जाए। ठाकुर साहब सोच रहे थे, अगर दिव्या ने भी दामिनी जैसा कुछ कर दिया, इस की कोशिश की, तो उन्होंने वार्डन को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि दिव्या से दामिनी को न मिलने दिया जाए। ठाकुर साहब सोच रहे थे, अगर दिव्या ने भी दामिनी जैसा कुछ कर दिया तो तब क्या होगा। स्थिति बिगड़े उससे पहले ही कुछ करना पड़ेगा। और कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए वो सो गए। रामदीन इस कोठी का वफादार नौकर है। कोठी में हुए सभी सही और गलत कामों का गवाह है वो। आज उसे भी अपनी बड़ी मेम साहब की याद सता रही है। कितनी खुशमिजाज थी वो, बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं करती थी, हमेशा रामदीन भैया कहकर बुलाती थी। उनकी यही भलमनसाहत उनके लिए अभिशाप बन गई। किस तरह उनको घर से निकाला गया था, सोचते सोचते रामदीन नींद के आगोश में समा गया। अगले दिन सुबह उठते ही ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह ने अपने मित्र को फोन लगाया। एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने के बाद ठाकुर साहब ने उनको आने वाले रविवार को
सब परिवार भोजन का निमंत्रण दे दिया। दिव्या अपने और सूर्य प्रताप सिंह ने अपने मित्र को फोन लगाया। एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने के बाद ठाकुर साहब ने उनको आने वाले रविवार को सब परिवार भोजन का निमंत्रण दे दिया। दिव्या अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ऑफिस चली गई। ऑफिस से 4 बजे निकलकर वो वापस विनायक कच्ची बस्ती की ओर रवाना हो गई। वहां जाकर उसने देखा कि चारों तरफ कोहरा मचा है। पूछने पर पता चला कि सावित्री भाभी पास की ही कॉलोनी में एक जगह अचार, मुरब्बा, पापड़ आदि सीखने जाती थीं। वैसे इन सब चीजों को बनाने में वो माहिर थीं, लेकिन इनकी पैकिंग कैसे की जाए, किस तरह उनको बेचा जाए, ये सब सीखने के लिए ही वो वहाँ जाती थीं। सावित्री के पति यानी कल्याणी के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। इतना पैसा नहीं मिलता था उन्हें जिससे 2 वक्त की रोटी के साथ कल्याणी के पंखों को उड़ान दी जा सके। सावित्री को कल्याणी की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने एक लघु उद्योग शुरू करने का विचार बनाया और अपने इसी विचार को अमली जामा पहनाने के लिए उसने अचार, मुरब्बा, पापड़ आदि बनाने का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। आज जब वो प्रशिक्षण से लौट रही थी तो न जाने कहां से 2 लड़के तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हुए आए और सावित्री को टक्कर मारते हुए चले गए। सावित्री वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब विनायक कच्ची बस्ती का कर्मू वहां से गुजरा और उसने सावित्री को पड़े देखा तो तुरंत उसको एक ऑटो में डालकर सरकारी अस्पताल ले गया। वहां से ही उसने सावित्री के पति को फोन लगाकर सारी बात बताई और उसे तुरंत अस्पताल आने के लिए कहा। जब तक सावित्री के पति अस्पताल पहुंचते, डॉक्टर्स ने सावित्री को इमरजेंसी में ले लिया था। बाहरी चोटें तो मामूली थीं, लेकिन सिर में लगी अंदरूनी चोट से सावित्री को होश में लाने के डॉक्टर्स के सारे प्रयास विफल हो गए। कल्याणी का रो रो कर बुरा हाल था। दिव्या ने सारी बात जानने के बाद बस्ती वालों से कहा, यदि आप लोगों को कोई आपत्ति न हो तो क्या कल्याणी को मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ। बस्ती के सभी लोग कहने लगे, हाँ दीदी जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। जब तक सावित्री ठीक होकर नहीं आ जाती, आप कल्याणी को अपने पास रखो। उस दिन दिव्या ने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया। बस के बाद बस्ती वालों से कहा, यदि आप लोगों को कोई आपत्ति न हो तो क्या कल्याणी को मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ। बस्ती के सभी लोग कहने लगे, हाँ दीदी जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। जब तक सावित्री ठीक होकर नहीं आ जाती, आप कल्याणी को अपने पास रखो। उस दिन दिव्या ने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया, बस बच्चों से इतना ही कहा, बेटा आप लोग कल्याणी की माँ के लिए दुआ करना। कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है। इतना कहकर वो कल्याणी को लेकर अस्पताल पहुँच गई। अस्पताल में जैसे ही कल्याणी के पिता ने उसको देखा, वो कल्याणी को गले लगाकर सिसक पड़ा। दिव्या ने उसको ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत करिए भैया, सब ठीक होगा। जब तक भाभी ठीक होकर घर नहीं आ जाती, क्या मैं कल्याणी को अपने साथ रख सकती हूँ। कल्याणी के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जैसा आप ठीक समझे दीदी जी। दिव्या ने कल्याणी के पिता को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा, भैया आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो निसंकोच फोन कर दीजिएगा। सहमी सहमी सी कल्याणी दिव्या के साथ उसके घर आ गई। कल्याणी को देखते ही ठाकुर साहब की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने दिव्या से पूछा, ये किसे ले आई हैं आप। दिव्या ने सहज ही सारी बातें उन्हें बता दी और कल्याणी का हाथ पकड़कर चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पीछे से ठाकुर साहब बड़बड़ाते हुए कहने लगे, हम इसीलिए आपको कच्ची बस्ती में जाने से मना कर रहे थे। आखिर आपने भी वही किया जो आपकी माँ ने किया था। अरे मैंने यहाँ कोई धर्मशाला खोली हुई है क्या जो आप किसी को भी उठा लाएंगी। लेकिन दिव्या इन सब बातों से बेखबर कल्याणी को अपनी अलमारी में से अपने पुराने कपड़े निकाल कर देते हुए बोली, लो बेटा फटाफट बाथरूम में जाकर नहा लो और ये कपड़े पहन लो, फिर हम खाना खाएंगे और उसके बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे। कल्याणी वॉशरूम में चली गई। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो दिव्या उसे देखती ही रह गई। दिव्या ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए अपने गले से लगा लिया। दिव्या ने बाहर निकलकर रामदीन को आवाज लगाते हुए कहा, काका कल्याणी का और हमारा खाना ऊपर ही दे जाइएगा, हम यहीं पर खाना खाएंगे। खाना खाकर बिना ठाकुर साहब को कुछ बताए दिव्या कल्याणी को लेकर पास के मॉल में चली गई। वहां दोनों ने आइसक्रीम खाई और घर वापस आ गए।
इस सारे घटनाक्रम को ठाकुर साहब देख रहे थे और मन ही मन कुढ़ रहे थे। संयोग से अगले दिन रविवार था और वो अपनी योजना को फलीभूत होता देख रहे थे। मुस्कुराते हुए वो सो गए। अक्सर रविवार को दिव्या देर से सोकर उठती थी, लेकिन इस रविवार उसे कल्याणी को लेकर अस्पताल जाना था, इसलिए वो जल्दी उठकर तैयार हो गई और कल्याणी को भी उठाकर तैयार कर दिया। 8 बजे जब दोनों तैयार थीं, दिव्या कल्याणी को लेकर नीचे आई और रामदीन से बोली, काका जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दीजिए और हाँ, कल्याणी के लिए 1 गिलास दूध भी तैयार कर दीजिएगा। रामदीन ने कहा, जी मेम साहब। दिव्या नाराज होते हुए बोली, फिर मेम साहब? अरे काका, कितनी बार आपसे कहा है, या तो आप हमें हमारा नाम लेकर बुलाइए या जैसे पहले कहते थे बिटिया रानी। रामदीन न आंखों से बोला, जी बिटिया रानी। दिव्या ने खुश होते हुए कहा, ये हुई ना बात काका। और फिर दिव्या ने कल्याणी के साथ फटाफट नाश्ता किया और बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अब रामदीन ने कुछ सकुचाते हुए कहा, बिटिया वो साहब कहकर गए हैं कि आज कुछ मेहमान खाने पर आने वाले हैं, तो आप घर पर ही रहना। दिव्या ने कहा, काका अभी तो मेरा कल्याणी को अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाऊं। और दिव्या कल्याणी के साथ निकल गई। रास्ते में दिव्या ने कुछ फल खरीद लिए थे। जब ये दोनों अस्पताल पहुंची, सावित्री को आईसीयू में शिफ्ट किया जा चुका था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कल्याणी के पिता की आंखें बरसे जा रही थीं। वो डॉक्टर साहब के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, साहब मेरी घरवाली को बचा लो। डॉक्टर ने उसको सांत्वना देते हुए कहा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि दिव्या ने देखा एक महिला सावित्री का पता पूछती हुई चली आ रही थी। दिव्या ने आगे बढ़कर उनको सावित्री के बारे में बताया। जब दिव्या ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बस इतना ही बताया कि सावित्री मेरे पास ही प्रशिक्षण लेने आती थी। वहाँ से लौटते वक्त ही उसके साथ ये हादसा हुआ। आज जब सावित्री नहीं आई तो मैंने मालूम कराया और मुझे सारी बातों के बारे में पता चला। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सावित्री को जल्दी ही ठीक कर दे। उन्होंने अपना नाम रागिनी बताया। जब रागिनी जी ने दिव्या से उसके बारे में पूछा तो दिव्या ने अपना नाम बताते हुए उन्हें आगे बताया कि मैं पिछले 1 महीने से विनायक कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। दिव्या का नाम सुनकर रागिनी जी कुछ ठिठकी। उन्होंने दिव्या को गौर से देखते हुए कहा, बहुत नेक काम कर रही हो बेटी, भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी पहले हमें हमारे पापा की नजरों से बचाने की दुआ कीजिए। रागिनी जी कुछ कहती कि इतने में डॉक्टर को तेजी से आईसीयू में जाते देख सब उनकी तरफ ही देखने लगे। करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, सॉरी हम सावित्री जी को बचा नहीं पाए। सुनते ही वहाँ हाहाकार मच गया। दिव्या ने डॉक्टर को झिंझोड़ते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज एक बार और चेक कर लीजिए ना। डॉक्टर अपने केबिन की ओर बढ़ते हुए दिव्या और कल्याणी के पिता को अपने पीछे आने के लिए कहा। दिव्या ने कल्याणी को रागिनी जी के सुपुर्द करते हुए कहा, आंटी प्लीज थोड़ी देर इस बच्ची को संभालिए, हम आते हैं अभी। रागिनी जी मंत्र मुग्ध सी दिव्या की बात सुनती रहीं और उन्होंने कल्याणी का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। डॉक्टर के केबिन में पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि अचानक तेजी से गिरने से इनके सिर में अंदरूनी चोटें आई थीं। दिमाग में रक्तस्राव के कारण रुधिर के थक्के बन गए और इन थक्कों के कारण इनके दिमाग की नसें ब्लॉक हो गईं। हमने बहुत कोशिश की इन थक्कों को निकालने की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। अब कुछ नहीं हो सकता था। दिव्या और रागिनी जी सावित्री का शव लेकर कल्याणी के पिता के साथ उनके घर पहुँचे। नाते रिश्तेदारी में कोई नहीं था, इसलिए बस्ती के लोगों के कहने पर तुरंत ही सावित्री के दाह संस्कार की तैयारी कर ली गई। अपनी माँ को इस हाल में देखकर कल्याणी विचलित हो गई। वो जोर जोर से रोने लगी। दिव्या और रागिनी जी ने किसी तरह उसको संभाला। सावित्री का दाह संस्कार होते होते शाम के 5 बज गए। आदमी लोग जब शमशान घाट से वापस लौटे तो रागिनी जी और दिव्या ने अपने घर जाने की अनुमति मांगी। काकी ने दिव्या से कहा, बिटिया कल्याणी के बाप को तो हम संभाल लेंगे, बस तू कल्याणी को संभाल लेना बेटा। दिव्या ने डबडबाई आंखों से काकी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत करिए काकी, आज से कल्याणी मेरी जिम्मेदारी हुई। वहाँ से निकलते हुए रागिनी जी ने दिव्या को अपना फोन नंबर देते हुए कहा, बेटी आपको जब भी हमारी जरूरत महसूस हो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा।
दिव्या ने कहा, जी आंटी जरूर। इस बीच ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह के अनेकों कॉल्स दिव्या के सेल फोन पर आ चुके थे, लेकिन दिव्या उनसे बात नहीं कर पाई। घर पहुंचते पहुंचते दिव्या को 8 बज गए। दिव्या के घर में घुसते ही ठाकुर साहब बिफर पड़े, आखिर रहती कहाँ हैं आजकल आप? हम सुबह ही रामदीन से कह गए थे कि आज खास मेहमान आने वाले हैं खाने पर, तो आप घर पर ही रहें। कितनी बार आपको फोन लगाया हमने, लेकिन आपने एक बार भी हमारा फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। क्या चाहती हैं आप? क्यों कर रही हैं आप ये सब जो हमें पसंद नहीं है? और आप इस लड़की को फिर अपने साथ ले आई हैं। दिव्या ने शांत भाव से कहा, पापा ये लड़की कल्याणी है। आज इसकी माँ इसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है, इसलिए आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। और इतना कहते कहते दिव्या कल्याणी को, जो ठाकुर साहब के तेवर देखकर डर गई थी, उसको अपनी गोद में उठाकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। ऊपर आकर दिव्या ने प्यार से कल्याणी से कहा, बेटा आप फ्रेश हो लीजिए, फिर हम साथ साथ खाना खाएंगे। कल्याणी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दीदी, हम खाना नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं लगी है। दीदी हमें हमारे घर भेज दीजिए, आपके पापा हमारे कारण आप पर गुस्सा करते हैं। दिव्या ने उसको प्यार से गले लगाते हुए कहा, बाकी बातें बाद में करेंगे बेटा। देखो आपने भी दिन भर से कुछ नहीं खाया और हमने भी नहीं खाया, तो बेटा जी हमें बहुत जोर की भूख लगी है और आपके बिना हम खाना नहीं खाएंगे। अब आप देख लीजिए। मजबूर कल्याणी फ्रेश होने चली गई। कल के जैसे दिव्या ने आज भी रामदीन से कहकर खाना ऊपर के कमरे में ही मंगवा लिया था। खाना खाने के बाद वो कल्याणी के साथ लेट गई। दिन भर की थकी होने के कारण उस मासूम को थोड़ी देर में ही नींद आ गई। कल्याणी के सोने के बाद दिव्या धीरे से उठकर बाहर आई। उसने देखा रामदीन किचन की सफाई कर रहा था। उसने नीचे आकर रामदीन से पूछा, काका पापा ने खाना खा लिया? रामदीन ने कहा, नहीं बिटिया, आज साहब ने खाने की तरफ देखा भी नहीं। दिव्या चुपचाप वहाँ से ठाकुर साहब के कमरे की ओर बढ़ गई। उसने दरवाजे पर हौले से दस्तक दी। अंदर से ठाकुर साहब ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आ जाइए दिव्या, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। दिव्या दरवाजे को ढेलकर अंदर चली गई। वो ठाकुर साहब के पास बैठते हुए बोली, आपने खाना क्यों नहीं खाया पापा? ठाकुर साहब भरे गले से बोले, दिव्या आज हमने अपने एक दोस्त को खाने पर बुलाया था। उनका बेटा शिवजीत उम्दा डॉक्टर है। हम चाहते हैं आप एक बार शिवजीत से मिल लीजिए। हमें वो लड़का बेहद जहीन लगा, शायद आपको भी पसंद आ जाए। दिव्या ने कहा, सॉरी पापा, हम शादी जैसे बंधनों में नहीं बंध पाएंगे। ठाकुर साहब बोले, लेकिन क्यों बेटा? तब दिव्या ने कहा, पापा हम कल्याणी को गोद ले रहे हैं। अब वो मासूम हमारी जिम्मेदारी है। हमें पता है वो बच्ची बहुत होनहार है, जरूर किसी मुकाम पर पहुंचेगी। दिव्या की बात सुनकर ठाकुर साहब अपने अतीत में उतरते चले गए। वो कहने लगे, दिव्या आप बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही हैं। आपको नहीं पता, एक दिन इसी तरह आपकी माँ भी एक बच्ची को घर लेकर आई थी। जब हमने उनसे इसका कारण पूछा तो उनका कहना था कि बस हमें ये बच्ची सड़क पर रोती हुई मिली, शायद अपने माता पिता से बिछड़ गई है। अब इसको ऐसे सड़क पर किसी अनहोनी के लिए तो छोड़कर नहीं आ सकते थे, इसलिए अपने साथ ले आए। दिव्या उस दिन हमने आपकी माँ साहब को समझाया था कि आप इसके माता पिता को तलाश करिए और इसको उनके सुपुर्द कर दीजिए। अगले दिन अखबार में विज्ञापन भी दिया। 1 सप्ताह तक लगातार विज्ञापन देने के बाद भी 1 महीने तक उस लड़की को लेने कोई नहीं आया। तब हमने आपकी माँ साहब से कहा कि इस लड़की को अनाथ आश्रम छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। हमें गुस्सा आ गया और हमने उनसे कह दिया कि यदि इस लड़की से आपको इतना ही लगाव है तो अपने पैसे से इसकी परवरिश कीजिए। हमारा पैसा हमारी मेहनत का है, इसे हम इस तरह से किसी पर नहीं लौटा सकते। अगर आपको समाज सेवा का इतना ही शौक है तो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लीजिए। कहते कहते ठाकुर साहब चुप हो गए। दिव्या ने आज पहली बार ठाकुर साहब के मुंह से अपनी माँ साहब के बारे में सुना था। कौतूहल से उसने पूछा, फिर क्या हुआ पापा? ठाकुर साहब बोले, दिव्या आपकी माँ साहब बहुत स्वाभिमानी थीं। अगले दिन ही वो हमारे घर से बिना कुछ लिए उस लड़की का हाथ पकड़कर चली गईं। हमें ये बात नागवार गुजरी, लिहाजा हमने उनके खिलाफ तलाकनामा पेश कर दिया। उस वक्त वो अपने पिता के घर थीं। तलाक के बाद उन्होंने वो ठिकाना भी छोड़ दिया। अब वो कहाँ है, किस हाल में है, हमें कुछ नहीं पता। कहते कहते ठाकुर साहब रुआं से हो गए।
शायद आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दिव्या ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, पापा आपने ठीक नहीं किया। बचपन में ही हमारी माँ साहब के साये से हमें वंचित कर दिया। अब हमारी जिंदगी के दो ही लक्ष्य होंगे, एक हमारी माँ साहब को ढूंढना और दूसरा कल्याणी को उचित मुकाम पहुंचाना। अगले दिन दिव्या ने रागिनी जी को फोन लगाकर कहा, आंटी हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। रागिनी जी ने तुरंत कहा, हाँ बेटा कहिए, कैसी मदद चाहिए आपको? तब दिव्या ने कहा, आंटी हम कल्याणी को गोद लेना चाहते हैं। आपको कल्याणी के पिता को मनाना होगा, वो जब चाहे कल्याणी से मिलने आ सकते हैं। और हाँ आंटी, आपको इस पूरी प्रक्रिया में हमारी मदद करनी होगी। रागिनी जी ने हंसते हुए कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी आपको ऑफिस जाना होगा, तो आप ऐसा करिए, कल्याणी को हमारे पास छोड़ जाइए। हम उसको उसके पिता से मिलवा भी लाएंगे और उनसे बात भी कर लेंगे। दिव्या ने कहा, ठीक है आंटी, हम कल्याणी को लेकर आते हैं आपके पास। दिव्या कल्याणी को रागिनी जी के पास छोड़कर ऑफिस चली गई। जब शाम को विनायक कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ाने के बाद वो कल्याणी को लेने रागिनी जी के घर गई, तो रागिनी जी ने उसको अंदर आने के लिए कहा। दिव्या मना नहीं कर पाई और रागिनी जी के घर चली गई। बहुत साधारण लेकिन सलीके से सजा हुआ था उनका घर। दिव्या के आते ही वो बोली, आप बैठिए बेटा, हम आपके लिए चाय बना लाते हैं। दिव्या ने जब मना किया तो उन्होंने प्यार से कहा, आप ऑफिस के बाद सीधे विनायक कच्ची बस्ती जाती हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाती हैं, दिन भर थक जाती होंगी, इसलिए चाय तो बनती है और चाय के साथ साथ नाश्ता भी ले आई। चाय पीते पीते उन्होंने बताया कि कल्याणी के पिता से बात हो गई है, वो इसके लिए तैयार हैं। लेकिन दिव्या ने पूछा, लेकिन क्या आंटी? तब रागिनी जी ने कहा, कल्याणी के पिता का कहना है कि हर इतवार को आपको कल्याणी को उनके पास छोड़ना पड़ेगा। दिव्या ने कहा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आंटी? हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब दिव्या का रागिनी जी के यहाँ आना जाना बढ़ गया। रागिनी जी ने पूरी मेहनत से कल्याणी के गोद लेने की प्रक्रिया संपन्न कराई। अब दिव्या ने कल्याणी को अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। ठाकुर साहब ने भी अब मौन धारण कर लिया था। उन्हें न जाने क्यों डर लगने लगा था कि अगर ज्यादा सख्ती की तो कहीं दिव्या भी अपनी माँ साहब के समान हमें छोड़कर नहीं चली जाए। धीरे धीरे कल्याणी की बाल सुलभ क्रीड़ाएं उन्हें भी लुभाने लगी थीं। वो भी अंदर ही अंदर कल्याणी के प्रति लगाव महसूस करने लगे थे। समय बीतता रहा, दिन महीने और साल बीत गए। वादे के मुताबिक दिव्या हर इतवार को कल्याणी को उसके पिता के पास छोड़ाती थी और शाम को कल्याणी को लेने ठाकुर साहब खुद चले जाते थे। कल्याणी की प्रतिभा और दिव्या की मेहनत रंग लाई। कल्याणी एक सफल डॉक्टर बन गई। इस बीच दिव्या के पढ़ाए हुए कच्ची बस्ती के बच्चों ने भी सफलता के पंचम फहराए। जब ये बच्चे किसी मंच से संबोधित करते हुए अपनी सफलता का श्रेय दिव्या को देते तो ठाकुर साहब को अपनी बेटी पर गर्व होता। अब ठाकुर साहब बूढ़े हो चले थे, घर से यदा कदा ही बाहर निकलते थे। एक दिन कल्याणी ने दिव्या को बताया कि वो अपने साथ काम करने वाले देवेश को पसंद करती है। देवेश भी उसे पसंद करता है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। उस दिन दिव्या को हंसी आ गई, ये सोचकर कि उसका खुद का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया। उसने कल्याणी से कहा, ठीक है बेटा, हम देवेश से मिलना चाहेंगे। आप उनको इस शनिवार को घर बुला लीजिए, हम भी छुट्टी ले लेंगे। आपके पिताजी को भी बुलवा लेते हैं और रागिनी आंटी को भी बुलवा लेंगे। शनिवार की शाम को देवेश का आना तय हुआ। रागिनी जी ने पहले तो नानुकुर की, लेकिन दिव्या की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली। दिव्या के पिता भी आ चुके थे। आज ठाकुर साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जब सभी लोग ड्राइंग रूम में एकत्र हुए तो सबसे अंत में दिव्या ठाकुर साहब को उनके कमरे से ले आई। रामदीन सब देख रहा था लेकिन चुप था। आज न जाने क्यों उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। ठाकुर साहब के ड्राइंग रूम में आते ही रागिनी जी एक तरफ हो गईं। कुछ बातें होने के बाद जब ठाकुर साहब और कल्याणी के पिता ने अपनी सहमति की मोहर लगा दी तो दिव्या रागिनी जी को मुखातिब कर बोली, आंटी आपकी क्या राय है? अब ठाकुर साहब की नजर जैसे ही रागिनी जी पर पड़ी वो एकदम से बोल पड़े, दामिनी आप। ठाकुर साहब के इतना कहते ही दिव्या की आंखों में गंगा यमुना बह चली। वो रोते हुए रागिनी जी से लिपट गई और शिकायत भरे लहजे में बोली, माँ साहब आखिर क्यों आपने खुद को हमसे इतनी दूर रखा?
आपको देखकर हमें हमेशा लगता था कि हमारी माँ भी आपके जैसी ही होगी, लेकिन माँ साहब, पापा ने आपको दामिनी कहकर पुकारा। हमें भी आपका नाम दामिनी ही बताया गया था। आपने तो हमें अपना नाम रागिनी बताया, ऐसा क्यों? दामिनी ने दिव्या को गले लगाते हुए कहा, बेटा, हम नहीं चाहते थे कि कोई हमें पहचाने, इसलिए हमने अपना नाम बदल लिया था। हमें पहली नजर में ही पता चल गया था दिव्या कि आप हमारी ही औलाद हैं। हमें फक्र है कि जो काम हम नहीं कर पाए वो आपने कर दिखाया। ठाकुर साहब की आंखें नम थीं। जब दिव्या ने दामिनी से पूछा, कौन सा काम माँ साहब? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पापा को बदलने का। अब हमें लगता है कि आपके पापा में भी इंसानियत उभर आई है। ठाकुर साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए दामिनी, हम आपको समझ ही नहीं पाए। अब हमें समझ आ गया है कि जब हम किसी की जिंदगी संवारते हैं तो दिल को कितना सुकून मिलता है। और अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना तो उसी का है जो औरों के लिए जिए। कल्याणी और देवेश ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर रिश्ते को मजबूती दी। अब दामिनी ने हाथ जोड़ते हुए घर जाने की अनुमति मांगी तो ठाकुर साहब ने उनके हाथ थामते हुए कहा, नहीं दामिनी, आप कहीं नहीं जाएंगी। अब आप अपने घर को संभालिए। हम अकेले संभालते संभालते बहुत थक गए हैं। और वो एक बार फिर रो पड़े। दिव्या भी दामिनी के गले लगते हुए बोली, माँ साहब, अब तो मान जाइए। उधर रामदीन भी सजल नेत्रों से बोल पड़ा, मान जाइए बड़ी मेम साहब। आखिर दामिनी को सबकी बात माननी ही पड़ी। अब दामिनी, दिव्या, ठाकुर साहब और कल्याणी के पिता ने कल्याणी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। निर्धारित तिथि को धूमधाम से कल्याणी और देवेश का विवाह संपन्न हो गया। अब कल्याणी ने अपने पिता को अपने पास ही बुला लिया था। इधर दिव्या भी ठाकुर साहब और अपनी माँ साहब के साथ मगन हो गई। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।